नमस्कार दोस्तों, मैं जसवीर ढाका आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर मौर्य काल। कल हमने किया था मौर्य काल, अब आज है उत्तर मौर्य काल, जो कि 185 ईसा पूर्व से लेकर के उत्तर मौर्य काल। ये था 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व तक का काल है। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को पूरा करेंगे। लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन रहने वाले हैं। फटाफट इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। मैं प्राचीन इतिहास पर डेली वीडियो लेकर आता हूं। जब प्राचीन इतिहास पूरा हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे आधुनिक इतिहास। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर प्रीवियस एग्जाम के जितने भी एसएससी जीडी जितने भी पेपर हुए हैं, रेलवे के हैं या फिर कोई पुलिस का पेपर है, कोई भी पेपर हो, उन सभी के प्रश्न इसी में नीचे दिए गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धत की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? यानी शुंग वंश की स्थापना किसने की? और अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर, तो वृद्धरथ की हत्या किसने की भी? अंतिम मौर्य सम्राट जो वृद्धरथ था उसकी हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो ये था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? यानी ये जो पुष्यमित्र शुंग था, ये मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था भाई? ये था सेनापति पद पर आसीन था। कण्व वंश या कान्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कान्व वंश का या कण्व वंश है, इसका संस्थापक था वसुदेव। एक सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुका। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था भाई? सिमुक। करते हैं नेक्स्ट। सातवाहनों ने पहले राजस्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ये किसके अधीन काम किया था भी? मौर्यों के अधीन काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्यों के अधीन कार्य किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? महानतम कुषाण नेता जो बौद्ध बना वो था कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ये किसका मिश्रण है ये बताना है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा भारत ग्रीक शैली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यानी कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। करते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा, हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज के शक थे? कनिष्क के थे भाई। चरक है वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गंधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गंधार कला था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी स्वर्ण मुद्राएं भारत में सबसे पहले। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। मथुरा संग्रहालय में अधिक मात्रा में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? कुषाणों ने किए थे भाई। और सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ये थे इंडो बैक्ट्रियन। तो देखते हैं आगे। वे सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे।
सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो ये बने थे शीशा के। सातवाहनों के समय, तो सह से सातवाहन, सह से क्या हो जाएगा? शीशा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अशोक घोष और वसुमित्र थे भाई कनिष्क के समकालीन। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? किस वंश ने की थी? ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि और गांव भूमि अनुदान देने का प्रथा प्रारंभ की थी। ये सातवाहन थे, इन्होंने की थी भाई। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? ये करवाया कनिष्क ने। महान रेशम मार्ग भारतीयों के लिए। सिल्क रूट, ये व्यापार हुआ करते थे। सिल्क रूट जो व्यापार होते थे दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में, उनके लिए सिल्क रूट कहते हैं। तो ये आरंभ कनिष्कों ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुहर चलाई? ये कुषाण शासक थे भाई। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ये थे भाई चरक और जो नागार्जुन है वो किसके दरबार की शोभा थे? ये थे भाई कनिष्क की शोभा हुआ करते थे चरक और नागार्जुन। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में से हुआ था? तो ये हुआ था अशोक जो सम्राट था उसके शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। आगे देखिएगा, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला क्षेत्र में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ये किया था आंध्र में। देखिएगा नेक्स्ट। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ये था हाल। ये सातवाहन शासक था भाई। सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहले कौन सा आया? शुंग, फिर थे सातवाहन, और शुंग के बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद गुप्त, और गुप्त के बाद चोल आए थे। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 3 1 2 4 हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, यानी पहले शुंग करोगे, फिर सातवाहन, फिर गुप्त और फिर चोल। इसके बाद देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्ट्रियन या ग्रीक ने। आगे मिलान कीजिए भाई, 2 सूचियां दी गई हैं, उनका मिलान करना है, तो अभी कर देते हैं। अशोक का क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी, और कनिष्क देवपुत्र हो गया, और खारवेल कलिंग चक्रवर्ती हो गया, कुमार गुप्त है वो विक्रमादित्य हो गया। तो इनका हो जाएगा ये 5 4 2, और अभी देख लेते हैं, 1 मिनट दोबारा से देखते हैं। अशोक का क्या हो गया? प्रियदर्शी। दोबारा देखते हैं इसको। अशोक का क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। ए का 5, और उसके बाद बी का 4 देखते हैं, देवपुत्र। कनिष्क का क्या हो गया? देवपुत्र। और खारवेल का क्या है? कलिंग चक्रवर्ती। और कुमार गुप्त का हो जाएगा महेंद्रादित्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से।
आरंभ हुआ था। अशोक जब राजा था, जब शासक था, उसके समय से ये विक्रम संवत शुरू हुआ था। आप देखते हैं अगला, एक मिनट, हाँ ये सुमेलित करना है, ध्यान देना थोड़ा। देखिएगा इसको, विक्रम संवत्सर ये हुआ था 58 ईसा पूर्व में, शक संवत्सर 78 ईसा, और गुप्त संवत्सर 320, और कलिंग संवत्सर ये 3102 ईसा पूर्व। तो इसका होगा 4321, 4321 डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। यानी मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य की बात करें तो सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कन्नौ। यानी शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कन्नौ ने किया था भाई। शुंग के बाद कौन आया? कन्नौ वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था, चीनी जनरल था ये। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने किया था भाई। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी कुषाणों ने किया था। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। भाई पहले कथन क्या कहा इसने? कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित सेना नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसमें जो आंसर होगा ए सही है, परंतु किंतु आर गलत है। भाई ए सही है, भाई कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, बात सही है, परंतु उनकी सुसंगठित नौसेना उस कोटि की नहीं थी। ये आर गलत हो जाएगा। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। याद रखना, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का था भाई। यानी प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ये किया गया था शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोंदोफिरस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। देखिएगा, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कुषाण शासक पूछा है इसने, कडफिसस सेकंड ने। भाई स्वर्ण मुद्राएं तो कुषाण शासकों ने जारी की थी, परंतु कौन से शासक ने कुषाण में? कडफिसस सेकंड ने। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने। त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण है। पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था बैक्टीरिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कासारपण।
यानी 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था भाई? कारसारपण। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था तमिलों और चेरों का। किनका हुआ था भाई? तमिलों और चेरों का व्यापार आरंभ हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन है? सत्य है कोचीन। यानी ये नहीं था मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में। एक तो था बारबेरिकम, एक था बेरीगाजा बड़ौच और एक था अरिकामेडू। कोचीन नहीं था। निम्न में से किस धातु को पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया? अरिकामेडू को। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस। निम्न में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बुद्ध भिक्षु हो गया था? मिनांडर हो गया था ये। यानी निम्न में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया? मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अशोक घोष। इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक है हिंद यवन, शक है सीथियन और पार्थरव है पहलव। यानी ये जो हैं ये आपस में ही तीनों, पहले का ये हो गया हिंद यवन, शक का सीथियन हो गया, पार्थरव का क्या हो गया? पहलव। अगला देखिएगा, शुंग का विदिशा, चेदी का कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान, कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर। ये चारों ही 1 2 3 4 हो गए। शुंग का क्या है? विदिशा, चेदी का कलिंग है, सातवाहन का प्रतिष्ठान है और कुषाण का क्या होगा? पुरुषपुर। करते हैं नेक्स्ट। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? कुषाणों ने। कैसर या सीजर की उपाधि ये की थी कुषाणों ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ है? ये हुआ है बरहुत का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, बाजा स्तूप, उपयुक्त सभी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाडे ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? व्रत कथा। इस ग्रंथ की रचना की थी सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाडे ने व्रत कथा प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये होगा बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। बोध गया में शशांक जो राजा था उसने बोधि वृक्ष को काट दिया था। केवल 3 ही इसका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, केवल कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं इसमें अभी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जिक्र किया गया है? दोनों का उल्लेख किया गया है। तो ये होगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाणों ने चलाए थे भाई, सोने के सिक्के कुषाणों ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से संबंधित था खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कौन सा या कौन से कथन है? तो ये देख लेते हैं। प्रत्येक श्रेणी या राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। नहीं, ये नहीं है। कथन दूसरा देखते हैं। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ये सही है भाई।
और तीसरा है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा, इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दूसरा और तीसरा ही कथन सही है, एक जो कथन है वो गलत है। तो आंसर ऑप्शन सी। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन हैं। ये थी हमारी वीडियो उत्तर मौर्य काल। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। अगला हमारा टॉपिक होगा संगम काल। पहली सदी से तीसरी सदी तक का काल है ये संगम काल। इसमें हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।